Pranam students, I hope you all are fit and happy at home. So today we are going to do the second part of the third chapter, that is two stories about flying, and the name of the second part is The Black Aeroplane. Now the story is basically about a pilot who's flying from Paris to इंग्लैंड एंड रास्ते में उसको बहुत तूफ़ान नज़र आता है. उसके पास चॉइस है, या तो वो वापस पेरिस चला जाए या फिर रिस्क लेकर इंग्लैंड की तरफ बढ़ता रहे. तो वो रिस्क लेता है अपनी फैमिली से मिलने के लिए. वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, तो ही टेक्स द रिस्क और वो बादलों के अंदर घुस जाता है. एंड सडनली वहाँ पर बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस होने लग जाती है. सो अचानक से उसको एक है ना ब्लैक एरोप्लेन दिखाई देता है, और उसका जो पायलट होता है वो उसको इशारा करता है कि मेरे पीछे पीछे आओ. क्योंकि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होता है, डरा हुआ होता है, तो ही डज जैसा कि उसको वो ब्लैक एरोप्लेन इशारा करता है. तो वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चलता जाता है और फाइनली वो सेफली वहाँ पर उस तूफान से बाहर निकल आता है. और फिर वो जब नीचे ट्रैफिक सिग्नल से कम्युनिकेट करता है तो ही डिस्कवर्स के देयर वाज नो अदर प्लेन. क्योंकि जो सिग्नल्स भेजते हैं, जो ट्रैफिक कंट्रोलर होते हैं, दे हैव इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी सिंगल ऑब्जेक्ट फ्लाइंग इन द स्काई. लेकिन वो इस चीज़ को बहुत ही कॉन्फिडेंटली क्लियर करते हैं कि देयर वाज नो अदर प्लेन इन द स्काई, खुद नरेटर के प्लेन को छोड़कर. सो यहाँ पर ये एक चीज़ है कि वॉज देयर एक्चुअली एनी प्लेन अप देयर, या फिर इट वॉज जस्ट द हेलुसिनेशन ऑफ द पायलट. और उसको खुद के ऊपर ट्रस्ट नहीं था, तो शायद उसने हेलुसिनेट किया किसी और को, और वो उसके पीछे पीछे चलता गया एंड ही सेफली लैंडेड इन इंग्लैंड. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ द चैप्टर. The moon was coming up in the east behind me, and the stars were shining in the clear sky above me. There wasn't a cloud in the sky. I was happy to be alone high up above the sleeping countryside. I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England. यहाँ पर वो बोलता है कि रात का टाइम है, द स्काई इज वेरी क्लियर, सारे के सारे जो स्टार्स हैं वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं. देर इज़ नॉट इवन अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई. और वो फ्रांस के ऊपर से फ्लाई कर रहा है. ही फील्स वेरी पावरफुल दैट ही इज़ फ्लाइंग अबव इन द स्काई एंड द एंटायर country, and all the people are sleeping down on the earth. And now he is flying from France to England in his old Dakota aeroplane. I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family. I looked at my watch, 1:30 in the morning. Now he was very excited to meet his family in England. और उसने टाइम देखा तो it was 1:30 in the morning. I should call Paris control room, I thought. As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. I switched on the radio and said, Paris control, Dakota DS 088 here. Can you hear me? I am on my way to England, over. नाउ उसने देखा कि नीचे एक बहुत ही बड़ी और सुंदर सी सिटी नज़र आ रही है, एंड ही न्यू कि वो पेरिस है. सो उसने इम्पॉर्टेंट समझा कि पेरिस कंट्रोल रूम के साथ कनेक्शन एक इस्टेब्लिश किया जाए और अपनी इन्फॉर्मेशन दी जाए दैट इट वाज कोई भी एनिमी का प्लेन नहीं है. सो ही गेव हिज इंफॉर्मेशन टू द पेरिस कंट्रोल रूम. द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली. DS088, I can hear you. You ought to turn 12 degrees west now. DS088, over. And now वो उसको इन्फॉर्मेशन देते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, और उसको इंग्लैंड जाना है तो कौन सी डायरेक्शन में उसको जाना चाहिए, कितना उसको मूव करना चाहिए. सो ही गॉट दोज डायरेक्शंस फ्रॉम पेरिस कंट्रोल रूम. I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degrees west towards England. और उसको जैसे इन्फॉर्मेशन मिली उसने 12 डिग्रीज टर्न कर लिया इंग्लैंड की तरफ. और उसने उसका जो लास्ट ऑप्शन था फ्यूल टैंक का, जो लास्ट फ्यूल टैंक उसका बचा हुआ था, उसने उसके ऊपर भी स्विच कर लिया.
I'll be in time for breakfast, I thought. A good big English breakfast. Everything was going well. It was an easy flight. और वो सोच रहा था कि वो टाइम से घर पहुंच जाएगा एंड ही विल हैव अ वेरी lavish English breakfast because everything was going very smoothly up in the air. Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds. अब वो पेरिस से गुजर चुका है. पेरिस लगभग 150 किलोमीटर उसके पीछे रह चुका है और अचानक से उसको आगे उसके क्लाउड्स नजर आते हैं. स्टॉर्म क्लाउड्स. They were huge. They looked like black mountains standing in front of me across the sky. और वो जो बादल थे वो बहुत बड़े थे और उसको ऐसा लग रहा था एज इफ वो कोई बहुत बड़े बड़े काले पहाड़ हैं उसके सामने. आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम. अब उसको ये पता था कि उन बादलों से ऊपर से होकर वो नहीं जा सकता. I knew I could not fly up and over them and I did not have enough fuel to fly around them to the north or south. और उसके पास इतना पेट्रोल नहीं था कि वो उन बादलों से घूम कर जा सके. So the only option he had was either to go directly in the clouds or to go back to Paris. I ought to go back to Paris, I thought, but I wanted to get home. I wanted that breakfast. अब दो ऑप्शन थे, या तो वो इंग्लैंड जाए या फिर वो वापस पेरिस चला जाए. बट देन ही हैड अ टेम्पटेशन ऑफ मीटिंग हिज फैमिली. इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली. I'll take the risk, I thought, and flew that old Dakota straight into the storm. And the temptation of being with his family was more overpowering. और इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो रिस्क लेगा और वो सीधा स्टॉर्म में घुस जाता है. Inside the clouds everything was suddenly black. और फिर एकदम से सब ब्लैक हो गया. It was impossible to see anything outside the aeroplane. The old aeroplane jumped and twisted in the air. I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. और उसने देखा कि जो कंपस है वो एकदम गोल गोल घूम रहा था. So basically it lost its control और वो खराब हो चुका था. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. Paris control, can you hear me? और अब उसके साथ साथ कंपस के साथ साथ बाकी के जो गैजेट्स थे, बाकी के जो इक्विपमेंट्स थे वो भी अब काम करना बंद कर चुके थे. और वो पेरिस कंट्रोल रूम से एक कनेक्शन एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था. बट एवरीथिंग वॉज इन वेन. देयर वॉज नो आंसर फ्रॉम द रेडियो दिस टाइम. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. I was lost in this storm. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. It had no lights on its wings, but I could see it flying next to me through the storm. अब उसको एक ब्लैक एरोप्लेन नज़र आया. उस एरोप्लेन पे कोई हेडलाइट्स नहीं थी, बट स्टिल ही कुड सी कि वहाँ पर एक एरोप्लेन है. I could see the pilot's face turned towards me. I was very glad to see another person. He lifted one hand and waved. अब वो देख सकता था कि वहाँ पर एक और पायलट है और उसने देखा कि पायलट ने हाथ उठाकर उसको उसके पीछे आने के लिए इशारा किया. Follow me, he was saying. Follow me. He knows that I'm lost. I thought he's trying to help me. और उसको लगा कि इसको शायद पता है कि मैं गुम हो गया हूँ, तो he's just trying to help me out. He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it could be easier for me to follow him. और उसने क्या किया, अपने एरोप्लेन को टर्न किया और उसके सामने चलने लगे ताकि it became easy for the narrator to follow him in the dark. I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. और अब उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि फाइनली कोई है जो उसको इस मुसीबत से निकालेगा. तो वो बहुत आराम से एक बच्चे की तरह उस प्लेन को फॉलो कर रहा था. आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स. अब आधे घंटे से दे वर फ्लाइंग और वो एरोप्लेन अब भी उसके सामने था. नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टाइम टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर. अब उसके एरोप्लेन में सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था कि वो अगले 5 या 10 मिनट तक और फ्लाई कर सके. आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन. और वो दोबारा से डरना शुरू हो गया. बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म. और फिर
जो सामने ब्लैक एरोप्लेन था वो नीचे की तरफ जाने लग गया, तो इसने भी उसको फॉलो किया और नीचे जाने लगा. Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of light in front of me. और एकदम से वो जो काले बादल थे वो हट गए. उसने नीचे एक वो देखा, 2 लाइन्स थी लाइट्स की, विच वॉज एन इंडिकेशन के आगे एक एयरपोर्ट था एंड ही कुड लैंड देयर. It was a runway, an airport. I was safe. I turned to look for my friend in the black aeroplane, but the sky was empty. और वो बहुत खुश हो गया. उसने देखा कि एक रनवे है, एयरपोर्ट है, और जैसे ही उसने ब्लैक एरोप्लेन को देखने की कोशिश की वहां पर कोई नहीं था. इट वॉज टोटली एम्प्टी देयर. There was nothing there. The black aeroplane was gone. I could not see it anywhere. I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. I wanted to say thank you. अब वो एकदम से वहाँ पर उसने लैंड किया और वो सीधा कंट्रोल रूम में गया. वहाँ पर एक लेडी थी, उससे उसने पूछा कि वेयर एग्जैक्टली ही वॉज, और दूसरा वो पायलट कौन था. वो उसको थैंक यू बोलना चाहता था बिकॉज उसने उसकी जान बचाई थी. She looked at me very strangely and then laughed. उसने बहुत ही अजीब तरीके से उसकी तरफ देखा and then she started laughing. और फिर उसने कहा another aeroplane up there in the storm. No other aeroplanes were flying tonight. Yours was the only one I could see on the radar. बोलता है कि आपके एरोप्लेन के अलावा वहाँ पर और कोई एरोप्लेन नहीं था. So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks? और फिर उसके मन में आया कि फिर कौन था जिसने मेरी हेल्प की. When I did not had compass, I did not had radio, और फ्यूल भी मेरे पास बहुत लिमिटेड था. Who was the pilot on the strange black aeroplane flying in the storm without lights? बोलते कि कौन था वो ब्लैक एरोप्लेन में who was flying without any lights in the black storm and who actually helped him get out of that storm and who saved his life. So the chapter gets over here and the narrator has left you in a dilemma to think about that what could be the possibility. Who was that black aeroplane? कोई था भी या नहीं था? Was that a complete hallucination of the pilot? Was that just an imagination of the pilot? Think about it and remember one thing, that in the unit test you are going to get objective type questions. So be very careful, read the entire chapter, read the details of the chapter so that you can attempt the questions. Thank you and stay safe.